तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो थिंकिंग है, जो सोच है उनका, उनकी जो विचारधारा है, उस पर हम विचार करते हुए जो खास चीज़ देखते हैं वो ये है कि राष्ट्र का निर्माण, नवनिर्माण इस राष्ट्र की चिति के अनुसार होना चाहिए। और चूँकि इस चिति के अनुसार ये निर्माण नहीं हुआ, निर्माण करने वालों ने सोचा भी नहीं कि राष्ट्र की हमारी चिति क्या है, इसलिए हमारे राष्ट्र में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो पहले तो उपाध्याय जी ने ये किया कि जिन विचारधाराओं को हमारे यहाँ जो पाश्चात्य जगत के पढ़े हुए आदमी हैं, जो वहाँ पढ़े हैं, जिनकी शिक्षा विदेशों में हुई है, या जो विदेशी शिक्षा से, विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित हैं, उन्होंने देश के अंदर विचारधाराएं बोरो करने की कोशिश की। उसमें मौलिकता नहीं आई बिल्कुल भी, और मौलिकता ना आने के कारण से ये हुआ कि हम भटकने लगे, हम कोई रास्ता निकाल नहीं पाए। तो पहले उन्होंने, उपाध्याय जी ने इसी पर विचार किया कि पाश्चात्य प्रभावों का नकारात्मक, यानी उनका खंडन किया जाए, और उनकी जड़ में उन्होंने सारा दिखाया कि कैपिटलिज्म में क्या गड़बड़ है, कम्युनिज्म में क्या गड़बड़ है, समाजवाद में क्या गड़बड़ है। इसको दिखाने के बाद उन्होंने एक संघर्ष का, उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि इन सब का निचोड़ एक ही है, बुराई की जो जड़ है वो एक है, और वो है डार्विन का सिद्धांत संघर्ष का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में लागू हो तो वहाँ सारा संघर्ष दिखाई देगा। कम्युनिस्टों को संघर्ष दिखाई दिया लेबर और कैपिटल का, लेजिस्लेटिव वालों को दिया, इकोनॉमिक संघर्ष दिखाई दिया, और वहाँ आदमी जो संघर्ष को मिटाने के लिए इकोनॉमिक मैन बन करके रह गए, मानवता से विहीन हो गए। तो इसलिए उन सब का खंडन करके इन्होंने कहा कि जो उसकी जड़ है उसको पकड़ो, और वो जड़ है संघर्ष, संघर्ष का सिद्धांत। अब भारतीयता की तरफ हम आए तो हमें बड़ा विचित्र लगता है संघर्ष। हर जगह लड़ाई हो रही है, घर घर में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी, पत्नी अपने संस्कार। और इन्होंने बड़ी कटु भाषा में ये कहा कि आज जो नया आंदोलन आया है, जो अधिकारवादी, कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, भारतीय संस्कृति बिल्कुल इसके विपरीत है। भारतीय संस्कृति में अधिकारों के, क्योंकि मानव का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं, मानव तो सामाजिक प्राणी है, इसलिए अगर वो अपना अधिकार मानने लगे तो समाज टूट जाएंगे। तो ये झगड़े जो हैं, ये संघर्ष की बात, इससे सब जो गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको अगर हटा दो और भारतीय दृष्टिकोण की तरफ से देखो तो आपको दिखाई देगा कि कहीं भी संघर्ष नहीं है। ये सारा संघर्ष जो है ये कृत्रिम है, प्रकृति में कहीं संघर्ष नहीं है। और जब प्रकृति में संघर्ष दिखाई नहीं देता तो हमें राजनीति में भी, इकोनॉमिक में भी, सोशियोलॉजी में भी कोई संघर्ष दिखाई नहीं देगा। तो उन्होंने कहा भारतीय दृष्टि से विचार करने पर क्या पता लगेगा कि एक दूसरे के, जिनको वो संघर्ष और विरोधी मानते हैं, भारतीय संस्कृति ने एक शब्द प्रयोग किया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, और इस पूरकता पे ही भारतीय का सारा वो खड़ा हुआ है, इंटेग्रल। ये एक दूसरे को पूरक करते हैं, पुरुष और स्त्री, ये एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री के बिना पुरुष पूरा नहीं है, पुरुष के बिना स्त्री पूरी नहीं है। और इन्होंने कहा, मैं चुनौती देता हूँ इस बात को वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि अगर नारी अपना अधिकार अलग मांग रही है, पुरुष अपना अलग मांग रही है,
तो नारी को कहो कि तुम विवाह क्यों करती हो, जब पुरुष से तुम्हारे झगड़े आएंगे, तुम्हारा अधिकार मर जाएगा वहाँ, तो शादी मत करो, स्वतंत्र रहो। ऐसे पुरुष को कहो कि जब तू अपना परिवार में अधिकार मांगता है कि मेरा ये अधिकार है, तो तू शादी ना कर, नहीं तो झगड़ा होगा, पत्नी से अधिकार मांगेगा, संघर्ष होंगे। तो उन्होंने कहा फिर समाज नहीं बनेंगे, अधिकारों पर समाज नहीं बनते, संघर्ष पर समाज नहीं बनते। तो भारतीय दृष्टिकोण से इन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण देखो एक चीज दूसरे को पूरक कर रही है, पति पत्नी का पूरक है, पत्नी पति की पूरक है। इसी तरह से और जगत में भी देखो, जहाँ कैपिटलिज्म है वहाँ कैपिटल और लेबर का संघर्ष नहीं है, वहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। जिनके पास धन है और जिन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया है या बहुत साधन इकट्ठे किए हैं, वो बड़े बड़े कारखाने या बड़ी बड़ी फैक्ट्री या प्रोडक्शन, जिनको कहते हैं कि मास प्रोडक्शन के साधन लगा सकते हैं, लेकिन बिना लेबर के कोई भी फैक्ट्री या कारखाना नहीं चलेगा। तो लेबर उस काम को पूरक कर देती है, संघर्ष नहीं है कोई। और कैपिटल जो है, लेबर जो है वो बहुत गरीब हैं बेचारे, कारखाने नहीं लगा सकते, प्रोडक्शन के साधन उनके पास नहीं, इसलिए लेबर क्या करेंगे, अगर किसी फैक्ट्री को चलाने नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे लेबर। तो लेबर अपने अधिकारों की बजाय उसे एक लेबर को ये कहना चाहिए कि तुम अधिकार मांग करके अगर कहोगे तो तुम क्यों बच जाते हो कैपिटलिस्ट। कोई कहा थोड़ी है तुम्हें कि तुम नौकरी करने जाओ कैपिटलिस्ट की, अगर तो तुम्हारा दुश्मन है तो मत जाओ। हाँ, और ऐसे ही कैपिटलिस्ट को कह दिया, अगर लेबर को तू समझता है कि लेबर तो नारे लगा के हमारी कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहती है, तो बिना लेबर के काम कर ले, तो वो सोचेगा कि ये हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने एक एक चीज़ को लेकर के और इन्होंने सबको पलट दिया। डार्विन को प्रकृति में क्या लग रहा था, नेचर इज रेड इन इट्स टीथ एंड क्लॉज। प्रकृति जो है उसके पंजे और उसके दांत खून में सने हुए हैं, वो मिटाने पर पड़ी हुई है हर एक चीज़ को। और मानव अपनी संरक्षा करता है प्रकृति से, वो प्रकृति से लड़ता है अपने संरक्षण के लिए, करता है भाई जोर की बारिश हो रही है तो ऐसा मकान बनाओ कि पानी की एक बूंद भी ना आ सके, तो प्रकृति को उजाड़ता है वो, लाका ऐसी ऐसी चीज़ें लाता है। तो कहते पाश्चात्य ने इसको क्या किया, पाश्चात्य ने कहा प्रकृति का और मनुष्य का संघर्ष चल रहा है। जहाँ प्रकृति प्रधान हो जाती है वहाँ मनुष्य का निशान उड़ जाते हैं, और जहाँ मनुष्य प्रधान हो जाता है वहाँ प्रकृति उजड़ जाती है। तो उपाध्याय जी ने कहा कि ये डार्विन की जो थिंकिंग है ये परवर्टेड थिंकिंग है। प्रकृति और मनुष्य तो एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रकृति हमें सारी चीज़ें हमारे जीवन को चलाने की देती है। अगर प्रकृति हम, जैसे इन्होंने कहा डार्विन ने कि प्रकृति तो क्रोध, उसके प्रकृति ने ऐसा कर दिया, ऐसी चीज़ें पैदा कर दी जो मानव को मार दें, तो उन्होंने कहा उसका इलाज भी प्रकृति ने ही पैदा किया है। अगर आपको लगता है कि प्रकृति ने मच्छर या डेंगू पैदा कर दिए आदमी को मारने के लिए, तो इस प्रकृति में से हमें चीज़ें मिलती हैं डेंगू और मच्छर से लड़ने के लिए। तो प्रकृति को चाहे, मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति को उजाड़ने की बजाय इसका पोषण करे प्रकृति का, क्योंकि यही प्रकृति हमें बहुत कुछ चीज़ें देगी। हमने वन उजाड़ दिए, तो वन उजाड़ दिए तो हमारे जानवर भी मर जाएंगे, शेर वगैरह, या वो शहर में आकर लोगों को खाएंगे, और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया सारा का सारा, तो मनुष्य अपना ही नाश कर लेगा। इसलिए उसे प्रकृति का बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्रकृति हमारी पूरक है, और प्रकृति जो है जब इस देखेगी कि टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, गर्मी हीट नहीं बढ़ रही, तो प्रकृति में ऐसी चीज़ें पैदा होंगी, ज़्यादा फल पैदा होंगे, ज़्यादा अच्छी फसलें पैदा होंगी, बेमौसम के बरसात नहीं होगी। अब बेमौसम के बरसात वहीं होती है जहाँ टेम्परेचर में गड़बड़ हो जाए, आपने कहीं ज़्यादा इतना वो कर दिया, वो धुआं हुआ और वो निकालना शुरू कर दिया, तो वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप भारतीय दृष्टि से सब चीज़ों को देखो,
संसार में कहीं आपको भारतीय दृष्टि से देखोगे तो कहीं आपको संघर्ष दिखाई नहीं देगा, कहीं भी। तो उपाध्याय जी ने बहुत सारा क्रम ही बिल्कुल पलट दिया पाश्चात्य के थिंकिंग का, भारत की तरफ ला करके। और उन्होंने कहा कि ये जो दृष्टि है ये भारत ही दे सकता है, संसार में किसी ने ये दृष्टि नहीं दी। ये पूरक की दृष्टि कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, ना तो ये कम्युनिज्म दे सका, ना प्रजातंत्र दे सका। ऐसे ही उन्होंने सब जगह कहा। उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी राज्य सत्ता में बैठी है और जो विरोधी बैठे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। जो विरोधी दल में बैठे हैं वो टांग खींचते हैं और ये विरोधी दल को कुचलने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से विरोधी दल को कुचल दिया जाए। बिल्कुल अमेरिका में और रूस में झगड़ा इस बात पे हुआ कि रूस के जो डिक्टेटर थे उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा कि तुम्हारे यहाँ आदमियों को बिल्कुल छुट्टी दे दी गई है कुछ भी बोलने की, जो चाहे सो बोले, तो इसलिए तुम्हारे यहाँ विरोधी दल बड़े तकड़े तकड़े हो गए हैं। और हमारे यहाँ रूस में ये है कि कोई भी विरोधी दल नहीं है। हमारे यहाँ सत्ता में हमारा कम्युनिस्ट पार्टी दल में बैठी है, नॉट ए सिंगल विरोधी दल। क्योंकि हम लोगों को ये कहते हैं कि जो राष्ट्र है, जो हमारी संस्था है, जो पार्टी रूल कर रही है, वही राष्ट्र पर रूल करने के अधिकारी है। इसलिए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत उनको चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि बिना विरोधी दल के डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर हम सत्ताधारी दल को पूरी छुट्टी दे दें तो जो दोष हैं उनको वो तो किसी को बताएंगे नहीं। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, हमारे यहाँ तो राम ने ये बात कही। उपाध्याय जी कहते हैं हमारे यहाँ तो राम ने कहा, तो राम ने खुद विरोधी दल पैदा किया। उन्होंने जो अनीति कछ बरनऊ भाई तो मोह रोह को भय बिसराई। अगर तुम्हें कहीं ये लगे कि मैं अनीति का काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल निडर होकर के एकदम कह देना राम ये अनीति हो रही है सारी। तो कहते बिना विरोधी दल के आपको पता ही लगेगा जनता की समस्याएं क्या हैं। तो विरोधी दल तो आपके यहाँ भी हैं, लेकिन अंतर इतना है कि हमारे यहाँ विरोधी दल सम्मान के साथ पार्लियामेंट में बैठता है, उन्हें पूरा अधिकार दिया जाता है। और तुम्हारे यहाँ विरोधी दल साइबेरिया के लेबर कैंप में फेंक दिया जाता है, वहीं वो मर जाता है। तो इसलिए क्या है कि तुम डिक्टेटर हो गए हो, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती, तानाशाही नहीं आ सकती कभी भी हमारे यहाँ। तो दीनदयाल जी ने कहा है कि ये जब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि सब जगह संघर्ष ही संघर्ष है, तो हमें ये दिखाई देता है कि विरोधी दल को कुचल दो और अपने यहाँ ऐसे लोग पैदा करो जो पार्टी ने अगर व्हिप इशू कर दिया कि हम जो बात कह रहे हैं कि बकरे की 3 टांग होती हैं, तो सारे पार्टी के मेंबर यही कहेंगे हाँ जी 3 टांग होती हैं। कोई ये नहीं उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता। तो इन्होंने कहा कि इस तरह की बात हो जाएगी, विरोधी दल नहीं होगा तो राज सत्ता को कौन बताएगा कि बकरे की 3 टांग होने की वजह से सारे बकरे मर गए जितने भी हैं, 4 टांगें ही होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हर जगह भारत में ये है कि हर जगह यूनिटी देखो, हर जगह यूनिटी लाने की कोशिश करो। तो दीनदयाल जी का पहला उपदेश यही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए। वो हमारे लोगों ने नहीं बदला। हमारे लोग नेगेटिव थिंकिंग तो करते रहे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं की, इसलिए बड़ी दिक्कत पड़ गई। नेगेटिव थिंकिंग में क्या है कि अंग्रेज़ का राज है, इसको अंग्रेज़ को किसी तरह से हटाओ। तो जिस आदमी ने भी ये कहा कि अंग्रेज़ के खिलाफ नारे लगाए वो देशभक्त माना जाने लगा। वो देश के बारे में जानता है या नहीं जानता, देश की हमारी संस्कृति। अंग्रेज़ी राज से क्यों लड़ रहे हैं हम? इसलिए लड़ रहे हैं कि अंग्रेज़ी राज में हिंदुस्तानियों को अच्छे जॉब नहीं मिलते, मीनियल जॉब देते हैं। और ये कर दिया इन्होंने कि जो उच्च जॉब होंगे वो अंग्रेज़ बैठेगा। वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का हिंदुस्तानी नहीं होगा, वाइस चांसलर अंग्रेज़ ही आएगा, बाकी टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं। और कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा सा अंग्रेज़ उदार हो जाए और एक वाइस चांसलर को हिंदुस्तानी को बिठा दे ला करके, जैसे कलकत्ता में इन्होंने किया था,
तो कहे हम अंग्रेज़ से लड़ना छोड़ देंगे, अब तक तो हम राष्ट्रभक्त थे और अब हम अंग्रेज़ के भक्त बन जाएंगे। तो कहते हमारी लड़ाई अंग्रेज़ से कोई इसलिए थोड़ी है कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही। हमारी लड़ाई इसलिए है कि अंग्रेज़ हमारी संस्कृति को और चिति को ख़त्म कर रहा है। हमारी संस्कृति और चिति को किसी ने समझा नहीं, अंग्रेज़ के खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। तो सारे आदमी मिलकर के एक जगह इकट्ठे हो गए। अब दीनदयाल जी कहते हैं कि ऐसा इकट्ठापन जो है ये तो चोर और डाकुओं में भी होता है। डाकू इकट्ठे होकर ऐसा काम करते हैं कि एक डाकू दूसरे के रहस्य नहीं खोलता, बल्कि वो डाकू क्या करते हैं कि भाई मर जाएंगे हम, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन पुलिस को सीक्रेट नहीं देंगे अपने। तो कहते हैं ये जो है नेगेटिव हमारा जो दृष्टिकोण है, ये राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ, वो जो लोग देश के लिए इकट्ठे होकर लड़ रहे थे सब अलग अलग पार्टियों में बट गए। किसी का ये उद्देश्य बन गया कि भाई हमारी जाति को अंग्रेज़ ने कुचल के रखा, हमारी जाति को ज़्यादा। किसी ने ये उद्देश्य रखा कि हमारे प्रांत की तरक्की अंग्रेज़ के ज़माने में नहीं उसकी करो। तो कोई पार्टी बन गई, तो एक पार्टी बन गई, दूसरी बन गई, क्योंकि वो जो लोग थे जो इकट्ठा होकर काम कर रहे थे, जिसमें लोहिया भी इकट्ठे थे, भगत सिंह भी इकट्ठा होकर देश के खिलाफ लड़ रहा था, भगिए सारे, गांधी जी भी लड़ रहे थे, नेहरू जी भी लड़ रहे थे। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस अलग बन गई, सोशलिस्ट पार्टी अलग बन गई, इनेलो अलग बन गई, क्योंकि अब ये जब सब आया तो पॉजिटिव का किसी को पता ही नहीं था कि हम पॉजिटिव क्या वस्तु, बस ये था अंग्रेज़ को निकालो देश से। तो उन्होंने कहा नेगेटिव दृष्टि से राष्ट्रीयता नहीं बनती। नेशनलिज्म इज़ नॉट ए नेगेटिव थिंकिंग। नेशनलिज्म रिक्वायर समथिंग पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव क्या है? वी मस्ट नो द कल्चर ऑफ इंडिया। हम जो कल्चर हमारी मिट गई तो राष्ट्र मिट जाएगा हमारा। यूनान का मिट गया, क्यों मिट गया? यूनान तो अब भी मौजूद है। ग्रीस जो है और वो देश अब भी मौजूद है। इजिप्ट मिट गया, कहते हैं यूनान और मिस्र और रोमा मिट गए जहाँ से, तो रोम इजिप्ट अब भी मौजूद है। तो कहाँ मिट गया इजिप्ट? तो दीनदयाल जी कहते हैं जब संस्कृति मिट जाती है तब राष्ट्रीयता मिट जाती है। रोम की वो प्राचीन संस्कृति मिट गई तो रोम की राष्ट्रीयता ख़त्म हो गई और किसी और ने अपनी राष्ट्रीयता आके उस पर लाद दी। अब इजिप्ट की संस्कृति इजिप्शियन नहीं है, वो कहीं से बाहर से लाई हुई और थोपी हुई है। किसी ने तलवार के जोर से थोपी और किसी ने कर्म के जोर से, कि वहाँ की संस्कृति का नाश करके अपनी संस्कृति किताब ले गए अपनी और थोप दी ईसाइयों ने। तो उन्होंने कहा ये जो थोपी हुई संस्कृतियाँ हैं इनसे ओरिजिनल संस्कृति मिट जाती है, और जब वो मिट जाती है तो कहते हैं वो राष्ट्र मिट गया। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से। तो अगर फिजिकली राष्ट्र कोई फिजिकल यूनिट है तो फिजिकली तो वो मौजूद हैं सारे के सारे, मिटे नहीं कोई, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मिट गए जहाँ से, क्योंकि उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। जब संस्कृति नष्ट हो जाती है तो राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। राष्ट्र नेगेटिव थिंकिंग नहीं, राष्ट्र एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और उस पॉजिटिव थिंकिंग में हमें देखना पड़ता है कि राष्ट्र की संस्कृति के लिए जो रेस्टोर करने के लिए जो काम किए जाएंगे वो तो राष्ट्रभक्ति होंगे और नहीं तो खोखली पॉलिटिक्स होगी। और दीनदयाल जी ने गांधी जी, क्योंकि मैंने शुरू में आप बताया कि दीनदयाल जी ने गांधी से बहुत कुछ लिया है, उसमें संशोधन कर दिया गांधी जी में थोड़ा सा। तो गांधी जी ने जो बात कही थी दीनदयाल जी ने बहुत उसको मोटे शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स इज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। जिस राजनीति में सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव राजनीति चल रही है, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतों में नहीं खड़ी, वो राजनीति वेश्यावृत्ति है, उसमें कोई अंतर नहीं वेश्यावृत्ति है, क्योंकि वेश्या का कोई सिद्धांत नहीं होता, पैसा ही आ जाए। तो इसलिए कहते हैं हमें राष्ट्र की संस्कृति को समझ करके तब राष्ट्र का निर्माण चाहिए। और हमारे राष्ट्र की संस्कृति में वही जो उन्होंने शुरू में कही कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ इंडिविजुअल को, मानव को और समष्टि को
एक दूसरे का विरोधी नहीं माना गया। डेमोक्रेसी समाजवाद की विरोधी नहीं है हमारे यहाँ भारत में, वहाँ लड़ाई हो रही है। रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे यहाँ ये है कि दोनों को मिलाया जा सकता है। इनमें से हम ऐसी चीज़ें लें कि दोनों मिलकर के खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा हमारे उपनिषद में बड़ी अच्छी बात कही गई है। दीनदयाल जी कहते हैं उपनिषद में कहा गया है कि जो केवल अविद्या का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो अंधकूप में फंसे हुए हैं और उसी अंधकार में भटकते रहते हैं। लेकिन जो लोग केवल विद्या का ही अनुसरण करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब कहते हैं इस चीज़ को समझना चाहिए हमें। तो उन्होंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के समझाया इसको कि देखो हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि अविद्या का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि हम मृत्यु को जीत सकें, और विद्या का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि हम अमरत्व को प्राप्त कर सकें। मृत्यु को जीतना नेगेटिव है, पहले तो हमें मृत्यु को, और हमें पॉजिटिव क्या है कि अमरत्व प्राप्त हो जाए। एक आदमी रोटी खाता है, उसने रोटी खाते खाते लोगों को कहा कि रोटी खाने के बाद भी लोग कहते हैं कि तू मर जाएगा 40, 50, 60 साल के बाद। तो उसने रोटी छोड़ दी खानी, उपवास करने लगा। रोटी खाने से मर जाऊंगा मैं, तो उपवास करने लगा। तो लोगों ने कहा उपवास क्यों कर रहे हो? उसने कहा उपवास करने से मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, रोटी भी खानी ज़रूरी है और अमरता को प्राप्त करनी। तो उन्होंने कहा क्या? कि रोटी खानी इसलिए ज़रूरी है कि तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सको। शरीर में ऐसी रोटी खाओ, ऐसा भोजन खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ कि तुम 60 साल की बजाय 100 साल जियो, 100 साल के बाद तो अविद्या का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कैसी रोटी खाने से आयु बढ़ेगी, कैसी से नहीं बढ़ेगी। तो ये छोटी सी एग्जांपल दी उन्होंने कि ये उपनिषद हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक बनो। तो रोटी खाओ, रोटी खानी मत छोड़ो। पाश्चात्य में ऐसा कोई सिद्धांत आज तक विकसित हुआ ही नहीं जिसमें भौतिकवाद को और आध्यात्मिकवाद को मिलाए और कहते ये रोटी खाते खाते क्या होगा कि आप जीवन मृत्यु को तो पार कर लोगे। अब इस रोटी को इस तरह खाओ कि बांट करके खाओ। तो हमारे दीनदयाल जी भाई छोटे छोटे उदाहरण देते हुए इस चीज़ को समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो आदमी जो पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, जिनको कर्मकांडी कहते हैं हम, ये कर्मकांडी आदमी क्या करते हैं कि भगवान का भोग लगाते हैं और 56 भोग इन्होंने बनाए हुए हैं। तो कहते हैं लेकिन जब ये भगवान के सामने जाकर रखते हैं तो किसी ने नहीं देखा कि भगवान ने खाया हो। वो मूर्ति ऐसे की ऐसी खड़ी रहती है, कभी भी नहीं आती खाने के लिए, तुम कुछ भी बनाओ। तो कहते फिर इसका अर्थ क्या है? कहते हम इसका अर्थ नहीं समझते, बिल्कुल एक अज्ञानी होकर प्रसाद रख देते हैं वहाँ। हमें इसके आधार समझना चाहिए कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो कहने लगे इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि आदमी को अहंकार ना हो, वो सामाजिक प्राणी बना रहे। वो ये ना कहे कि सब कुछ मेरे लिए पैदा हुआ है, मैं ही खा जाऊँ ये सारा मेवा मिष्ठान जो 56 भोग हैं। तो पहले भगवान के आगे जाकर रखता है, उसके अंदर ये वृत्ति आती है कि भगवान जो कुछ तूने मुझे दिया था वो तेरे सामने रख रहा हूँ, और तुझे विटनेस मान करके, तुझे गवाह मान करके तेरे सामने मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितनी जनता बैठी है इसको मैं बांट रहा हूँ, ये प्रसाद कहलाता है। तो कहते हैं हमारे यहाँ ये प्रसाद वृत्ति जो है ये व्यक्ति को और समष्टि को एक साथ मिला देती है। व्यक्ति कमा रहा है, उसको अकेला नहीं खाएगा। उस जब ये प्रसाद वृत्ति आ जाएगी उसमें तो क्या होगा, वो पहले बांटेगा सबको, और उसके लिए भगवान को अपने लिए गवाह बनाएगा, विटनेस हो। तुम्हारी प्रेजेंस में, तुम्हारे सामने मैं खड़ा होकर के, और मैं इसको जो कुछ भी मुझे तुमने दिया है उसको सबको बांट करके खा रहा हूँ। तो कहते जब वो तो रोटी खाएगा और उसको रोटी के साथ ये कह दिया जाएगा कि बांटने की वृत्ति, प्रसाद वृत्ति लेकर के चलो, तो उस रोटी को समष्टि में ऐसी बांटेगा कि कोई भूखा नंगा ना रहे, उसे मैं रोटी दे दूँ। तो कहते जब ये विद्या का ज्ञान आ जाएगा
जो उसने प्रसाद भगवान के सामने रखा था, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, भगवान के सामने रख देता है और खुद उठा के खा जाता है फिर। लेकिन फिलॉसफी क्या है कि मैं बांट करके खा रहा हूँ। तो कहते जब उसी रोटी को तुम बांट करके खाओगे, विद्या का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, फिलॉसफी का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो विद्या के ज्ञान से तुम वही रोटी तुम्हें अमर बना देगी और वही रोटी तुम्हारे जीवन को भी बचा देगी। तो इन दोनों में कहीं भी, अध्यात्मवाद में और भौतिकवाद में कहीं भी टकराव नहीं है।